Hello everyone. I welcome you all on Unacademy. Let's crack it. Now, what we will study today, we will be seeing the second part of our chapter, that is globalization and the Indian economy. इसमें हम ये चैप्टर मैंने आपको कल भी बोला था, इसीलिए मैं करवा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि मैडम प्लीज ये चैप्टर आप वर्ड टू वर्ड करवाइए ताकि हम हर एक चीज को समझ पाए. एज यू नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आपके यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. और इस बार जैसे कि हमें पता है कि जो सिलेबस है वो आपका कम हो गया है. इसका मतलब बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंक्रीज हो सकते हैं रिपीटेडली भी. एक चैप्टर से भी रिपीटेडली 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 4 के भी आ सकते हैं, 5 के भी, 1 के भी. जो भी आपका पैटर्न है उसमें वो कहीं पे भी उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं. तो यू शुड बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. और ग्लोबलाइजेशन जैसे कि मैंने बोला, बच्चों ने मुझे बोला कि मैडम प्लीज आप ये चैप्टर वर्ड टू वर्ड करवाइए ताकि हमें इस चैप्टर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो. अब माय नेम इज कविता चौधरी. एज यू ऑल नो, बहुत सारे लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं. थैंक यू सो मच. मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MA में किया था, क्लियर डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम IIBF, और मैं लास्ट 1 ईयर से पढ़ा रही हूँ. दिस इज माई अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक. अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो बच्चा तो डू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे कविता चौधरी सर्च करोगे तो आपको वहां पे मैं मिल जाऊंगी, और वहां पे जाके जरूर आपको फॉलो करना है. मेरी रोज लाइव क्लासेस होती है फ्रॉम 6:30 to 7:30. ओके, तो आप वहां पे अगर मुझे फॉलो करोगे तो जो भी नोटिफिकेशंस आएगी रिगार्डिंग दी लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होंगे कि मैडम के कौन से वीडियो आ रहे हैं, कौन से टॉपिक पे आ रहे हैं, तो वो सब चीजें आपको वहां देखने को मिलेगी. लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन. अपने जो दिमाग की जो थिंकिंग है उसके ढक्कन निकालो, और हम क्या बोलेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे वी विल क्रैक इट आवर 10th एग्जाम विद अनअकैडमी. और हाँ बेटा, अगर आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करोगे दैट इज KAVITA, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा. वॉट इज ग्लोबलाइजेशन? मैडम कल हमने देखा था तो वो भी ग्लोबलाइजेशन था. हाँ बेटा वो भी, बट कुछ पार्ट्स में वो कैसे कैसे फैला हुआ है वो सब हमने देखा था. चाइनीज टॉयज के बारे में देखा था कि इंडियन टॉयज महंगे होते हैं, चाइनीज टॉयज एज कम्पेयर टू इंडियन टॉयज के क्या होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं. तो ये कैसे, क्यों? तो आज हम देखेंगे आपका जो मेन चैप्टर की जान है वो है ग्लोबलाइजेशन. अब पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया कि हाँ भाई, आपके दिमाग में भी आपने जब वीडियो देखा होगा, ऑब्वियसली आप अभी देख रहे हो, तो जैसे ही आपने देखा होगा आप बोलोगे कि मैडम पर ग्लोबलाइजेशन है क्या? हाँ भाई, हमने फर्स्ट पार्ट में चीजें देखी, बट ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं. अब हम देखेंगे आपका चैप्टर पूरा डिटेल में. इन द पास्ट 3 डिकेड्स, 1 डिकेड मतलब 10 years, ओके, 30 सालों में अगर आप पीछे जाके देखो तो मोर एंड मोर MNCs हैव बीन लुकिंग फॉर लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड व्हिच वुड बी चीप फॉर देयर प्रोडक्शन. अब हमने ये चीज देखी है, कल हमने देखा था MNCs के बारे में. हमने क्या देखा था कि MNCs क्यों ऐसी जगह लोकेट करती है जहां पे उन्हें चीप लेबर मिल जाए, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है. प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है इससे मतलब उनकी इनकम बढ़ जाती है. तो आज भी MNCs के रिलेटेड हम ये चीज यहाँ पे देख रहे हैं. इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि MNCs हैव बीन लुकिंग फॉर अ लोकेशन. हमेशा वो एक ऐसी लोकेशन ढूंढती रहती है जहां पे उन्हें चीप लेबर मिले फॉर देयर प्रोडक्शन. Foreign investment by MNCs in these countries has been rising. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कंट्री का क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है.
एट दिस सेम टाइम अगर आप अभी की बात करो, फॉरेन ट्रेड बिकम कंट्रीज हैज बिन राइजिंग रैपिडली। अब जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है, फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, जो कंट्रीज के बीच में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो ये एक डेवलपमेंट हो रहा है, वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। राइजिंग रैपिडली मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। A large part of the foreign trade is also controlled by the MNCs। अगर आप देखा जाए MNCs कौन सी कंपनीज होती है, मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ये वो होते हैं जिनका हेड ऑफिस या बोलो जो ओनर है उसका, वो एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में अपने ऑफिसेस को फैला के उन्होंने रखा है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एमएनसी, और जैसे कि हमने देखा एमएनसी का जो मोस्टली जो लार्ज पार्ट है फॉरेन ट्रेड का, वो एमएनसी कंट्रोल करती है, उनके हिसाब से चीजें होती है। ओके, क्यों? बिकॉज बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस जो बोलेगा वो चीज तो करनी पड़ेगी। For instance, the car manufacturing plants of Ford Motors in India not only produce cars for the Indian market, it also export cars to the other developing countries and exports car components for its many factories around the world। अगर आप अभी देखो तो Ford जो मोटर्स हैं वो सिर्फ अपनी कंट्री दैट इज इंडिया, सिर्फ इंडिया में ही मार्केट्स में सेल आउट नहीं हो रही है, बट एंटायर वर्ल्ड में आपको फोर्ड की गाड़ियां देखने को मिलेगी। तो अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि एक्सपोर्ट जो है वो हमारा बढ़ रहा है। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज हो गए, एक्सपोर्ट्स कार कंपोनेंट्स फॉर इट्स मेनी फैक्ट्रीज, वो क्या करती है, बहुत सारे फैक्ट्रीज में वर्ल्ड में आपको फोर्ड की गाड़ियां देखने को मिलेगी। ओके, likewise activities of most MNCs involve substantial trade in goods and also services। तो अब जो आपकी MNCs है ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज को इंक्लूड करती है अपने अंदर कि उनकी जो गुड्स की जो ट्रेड है वो हमेशा चलती रहे या फिर बोलो बढ़ती रहे, जैसे कि हम बढ़ेंगे अभी आगे। The result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production। अब आप foreign investment बढ़ेगा, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा, प्रोडक्शन के साथ साथ जो मार्केट्स है वो भी आपके बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे हम आए ग्लोबलाइजेशन का मतलब। ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। अब बोला गया है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो सभी कंट्रीज है वो रैपिडली बहुत जल्दी जल्दी क्या होती है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन करती रहती है। एक पेन कहाँ, यस, एक अगर कंट्री है यहाँ पे देखा दूसरी कंट्री, तो ये रैपिड जो है इनका प्रोडक्शन या बोलो कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होती रहती है, इंटरकनेक्ट होती रहती है। जैसे कि हम भी कनेक्ट होते हैं हमारे फ्रेंड से, कुछ चीजें हमें नहीं आती वो हमें बताता है, हम उसे बताते हैं, तो ऐसे क्या हो जाता है, पूरा आपका एक ग्रुप बन जाता है। ओके, तो वैसे ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि हमने देखा जो कंट्रीज है वो एक दूसरे से क्या करती रहती है, रैपिडली इंटरकनेक्ट करती रहती है। हाँ भाई, ये चीज मैं बनाता हूँ, ये चीज तुम बनाते हो, तुम मेरी कंट्री में बेचो, मैं तुम्हारी कंट्री में बेचूंगा, तो ये सारा एक जो रिलेशन है वो मेंटेन वो लोग रखते हैं, इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मैं लास्ट टाइम पढ़ रही हूँ वर्ड टू वर्ड में वापस, ताकि आप जो मीनिंग है वो एक बार पूरा अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं धीरे पढ़ूंगी, आप बस अपनी आंखें बंद करिए और उसको सुनिए और इमेजिन करिए। ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, रैपिड इंटरकनेक्शन और जो जो कंट्रीज का एक कनेक्शन हो रहा है। हमने यहाँ पे देखा जो कंट्रीज है वो क्या हो रही है, एड ऑन होती रही है, मतलब एक कनेक्शन बन रहा है, उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। MNCs प्ले मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो जो सबसे बड़ा अगर कोई रोल है जो प्ले कर रहा है ग्लोबलाइजेशन में, तो वो MNCs है। क्यों? बिकॉज उनके ऑफिसेज है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ज्यादा
हैं, इसीलिए बहुत सारा पार्ट उनके अंडर या उनके अंदर आ जाता है। More and most goods and services, investments and technology are moving between countries. Obviously, अगर आज आप देखो तो आपको ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इंडिया में नहीं मिलेगी। ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा? ये हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। More and more goods and services, investment and technology are moving between कंट्रीज। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स हैं वो बढ़ रहे हैं, सर्विसेज बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी इधर से उधर जा रही है, इधर से उधर मतलब खुद चल के नहीं जा रही है। इंडिया में अगर कोई अच्छी कंट्री है, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो डेफिनेटली अगर मेरा रिलेशन किसी कंट्री के साथ अच्छा है तो मैं अपनी टेक्नोलॉजी वहां पे शेयर कर सकती हूँ। तो ऐसे जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। मेरी कंट्री पे किसी ने इन्वेस्ट किया तो मैं भी किसी के कंट्री पे इन्वेस्ट करूंगा, वो किसी और कंट्री पे इन्वेस्ट करेगा। Most regions of world are in closer contact with each other than a few decades back। मतलब आज क्या हो गया है? आज लोग जो है वो एक दूसरे से ज्यादा कांटेक्ट में आ गए, ज्यादा नजदीक आ रहे, जो चीजें आपको पहले देखने को नहीं मिलती थी। ओके, तो अब आई होप सबको पता चल गया होगा। एक सेकेंड मैं साफ कर दूं सब। यस, ठीक है, तो हमने अब यहाँ पे पूरा आपका ग्लोबलाइजेशन देख लिया। और अगर आपको 3 मार्क्स में भी पूछ लिया कि चलो एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन इन योर ओन वर्ड्स, तो हमारे ओन वर्ड्स कौन से होंगे? हमारे ओन वर्ड्स वो होंगे जो मैडम ने आपको करवाए हैं, जो मैडम ने आपको बताया है। क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पे एक एक चीज डिटेल में देखी है। Besides the movement of goods, services, investment and technology, there is one more way in which countries can be interconnected। ठीक है, सिर्फ आपके गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गए, टेक्नोलॉजी तो है ही है, बट इसके साथ और भी बहुत सारे, मतलब सॉरी बहुत सारे नहीं, सिर्फ एक। ओके, वन मोर वे, एक एक्स्ट्रा वे भी है जो कंट्रीज को क्या करता है? इंटरकनेक्ट करता है। दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज। और ये एक क्या तरीका हुआ कि लोग जो है वो एक दूसरे के कंट्रीज में क्या करते रहते हैं? जाते रहते हैं। लोगों का मूवमेंट हो रहा है। आज मैं इंडिया में हूं तो क्या पता अभी नहीं, बाद में मैं शायद आपको अमेरिका से भी पढ़ाऊं। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं कि एक और अगर आपको पूछा व्हाट इज वन मोर वन मोर वे टू कनेक्ट कंट्रीज या पीपल, अगर कुछ भी ऐसा आया, तो अगर एक और चीज अगर आपके ग्लोबलाइजेशन में जो पार्ट प्ले करती है वो है कंट्रीज को इंटरकनेक्ट करने के लिए, दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल। ये कैसे बन सकता है? विच इज वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी इंटरकनेक्टेड। ओके, वो उसमें फिर आपको ग्लोबलाइजेशन नहीं बोलना है, उसमें आपको बोलना है दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे एकदम मैडम ने रेडी करवा दिया है। पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स एंड और बेटर एजुकेशन। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि जो लोग हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर क्या होते हैं? मिल रहे हैं, मूव हो रहे हैं। कैसे? या तो कोई बेटर इनकम के लिए, अगर आज मुझे इंडिया में अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिल रही है इनकम की और मैं अमेरिका में जा रही हूँ, तो मैं वहां पे शिफ्ट हो गई। बेटर जॉब्स के लिए, ऑब्वियसली इनकम है तो जॉब के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा। और एजुकेशन, अगर मुझे इंडिया में कोई चीज है जो मुझे इंडिया से नहीं मिल रही है, वैसे तो आपको सब कुछ मिल जाता है, बट काफी लोग हैं जो अपना मास्टर्स करने के लिए कहाँ जाते हैं? फॉरेन में जाते हैं। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है जहां पे यूजुअली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग मूव करते हैं। What are those reasons why people move from one country to another? तो आप इसमें ये लिख सकते हो। देखो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, चैप्टर्स बेटा कम हुए हैं। चैप्टर्स कम हुए मतलब जो है उसकी बहुत वैल्यू है फिर। ओके,
तो आपको हर चीज वहां अच्छे से देखनी है, इसीलिए मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपको वो और अच्छे से करवा रही हूँ। मूव बिटवीन वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स, जॉब्स के लिए, बेटर इनकम के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए। In the past few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions. Okay? अगर आप कुछ साल पहले, कुछ few decades पहले अगर देखोगे तो इतना ज्यादा आपको increase movement में नहीं दिखा था बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। ओके, पहले लोग इतना फ्लुएंटली, इतना फ्रीक्वेंटली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्विच नहीं कर सकते थे। क्यों? बिकॉज जो कंट्रीज है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर डालती थी कि हाँ भाई हम आपको वीजा नहीं देंगे, या कोई भी ऐसा XYZ उनका रीजन हो गया जिसकी वजह से वो क्या नहीं करते थे, मूव नहीं करते थे। लेट्स क्लीन ऑल दिस स्टफ और फिर मैं वापस आपको क्वेश्चंस पूछूंगी। वी हैव सीन ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे भी हमने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने को मिली है। अब ये पिक्चर आपको पता चल गया, ट्रांसपोर्ट पे भी बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, किस कौन कौन से वो फैक्टर्स है बेटा? दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम बिकॉज ये फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स डेफिनेटली क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है कि नाउ डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट हैव encouraged globalization, enabled globalization। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है, तो आपको उसका आंसर देना है। टेक्नोलॉजी सबसे पहला फैक्टर अगर ग्लोबलाइजेशन के लिए कोई मैटर करता है, होल सोल जो ग्लोबलाइजेशन का है वो है आपकी टेक्नोलॉजी। Rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process। Rapidly जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते जा रहे हैं, पहले आपको क्या चॉक एंड डस्टर स्टडी होती थी, आजकल देखिए डिजिटल, सब चीज आपको डिजिटली मिल जाती है, टेचर्स डिजिटली मिल जाते हैं, कोई भी क्वेरी आप पूछिए हमसे, आपको सब चीज परफेक्ट मिलेगी। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी में कुछ रैपिड इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आपको देखने को मिल रहे हैं। हैज बीन वन मेजर, सबसे मेजर मतलब जो सबसे मेन फैक्टर है वो है आपका टेक्नोलॉजी। फॉर इंस्टेंस the past 50 years have been several improvements in ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप पास्ट 50 इयर्स में जाओ, पास्ट 50 साल में अगर जाओ, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या दिखेंगी, कुछ सेवरल इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। देखिए फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 इयर्स हैव सीन सेवरल इंप्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। ओके, बहुत सारे ऐसे ऐसे इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिले थे ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में। दिस has made much faster delivery of goods acrossing long distance at lower cost। अब इससे क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बोला था ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर मार्केट से, मिल से, इंडस्ट्री से अगर मार्केट जाना, मार्केट ही बहुत दूर होगा, ट्रांसपोर्टेशन ही बहुत दूर होगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन अगर आप करोगे तो जो डिस्टेंस है वो दूर होगा, तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ेगी। ओके, प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ेगी। एक मिनट, ओके, तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस बढ़ेगी। बट अगर आप पिछले कुछ सालों में देखो तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इंप्रूवमेंट आया मतलब कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स थे वो क्या होने लग गए, जल्दी होने लग गए। और कहा लॉन्ग डिस्टेंस पे भी अगर आप देखो तो आपके जो गुड्स हैं वो आपको 2 दिन, इवन आजकल तो 1 डे में भी मिल जाता है। तो देखिए आप फिर
कितनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेस हुए होंगे, और अच्छे वाले, ऐसे नहीं बुरे वाले, अच्छे वाले चेंजेस आपको देखने को मिले। और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, जो कॉस्ट है वो कम होगा, और जो कस्टमर्स है दैट वी द कंज्यूमर्स, हम बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि जो चीज मांगी वो तो 2 दिन के अंदर आ ही गई। कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। अब बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जो गुड्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, जैसे कि गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड इन एक्ट ऑन टू शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स एंड ट्रक्स। अब इसमें ऐसा बोला है कि ये जो कंटेनर्स है ये आप कहीं भी उन्हें लोड कर सकते हो, शिप्स में कर सकते हो, रेलवेज में कर सकते हो, प्लेन्स में कर सकते हो, ट्रक्स में कर सकते हो। Containers have lead to huge reduction in port handling cost and increase the speed with which export can reach market। अब कंटेनर्स की वजह से क्या हो गया कि जो पोर्ट्स में इतना ज्यादा रश था, इतने सारे गुड्स होते थे, तो अब इन कंटेनर्स की वजह से वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी सभी चीजें उसके अंदर डाल दी जाती होगी। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो एक्सपोर्ट है वो मार्केट तक इजिली गया। ओके, विच एक्सपोर्ट्स कैन रीच द मार्केट। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज फॉलन। जैसे कि हमें पता है पहले अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते थे तो बहुत ज्यादा अमाउंट आपको पे करनी पड़ती थी, बट अब क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में एक चीजें बड़ी इंक्रीज हुई। अब आप देखिए कितने सारी रेलवे एयरलाइंस है आपके पास, एक से नहीं तो दूसरे से ही सही। तो इस वजह से जो आपकी फ्लाइट्स के रेट्स है वो कम हो गए। क्यों? बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। एक है वो आपको दिल्ली टू अगर मुंबई ले जाती है वो 3000 कॉस्ट करती है, और दूसरी जो फ्लाइट है वो 3000 नहीं 5000 कॉस्ट करती है। तो जो कंज्यूमर है वो किसको सपोर्ट करेगा, वो 3000 वाले को सपोर्ट करेगा। तो इसकी वजह से जो बाकी की एयरलाइंस है उन्हें भी अपने क्या करने पड़ते हैं, प्राइसेस कम करने पड़ते हैं। तो अगर प्राइसेस कम हो गए तो जो बहुत जल्दी डिलीवरी होनी चाहिए वो आपकी एयरवेज से तो कितनी जल्दी हो जाएगी। और क्यों? बिकॉज वो चीप हो गए, अभी प्राइसेस कम हो गए। दिस हैज enabled much greater volumes of goods being transported by airlines। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम में जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं आपके एयरलाइन के थ्रू। और एयरलाइन के थ्रू हुआ मतलब कि आपके पास वो चीजें जल्दी पहुंच गई, मतलब जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन था वो एकदम फटाफट हो गया। फटाफट हो गया मतलब इजीली वो कंज्यूमर तक जा सकते हैं, और बोलो बहुत कम टाइम में जा सकते हैं। Even more remarkable have been the development in information and communication technology। सबसे पहला हमने देखा टेक्नोलॉजी। ओके, अब आप यहाँ पे देखो तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिली इन रिसेंट टाइम्स। टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज होती है, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली। अभी देखो इंटरनेट की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से आप दुनिया के इंडिया के या दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो तो आप मुझसे पढ़ सकते हो। किसकी वजह से ये हुआ? हमारे कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस आई उसकी वजह से। एरियाज, टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये सब क्या चीज हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, रैपिडली चेंज हो रही है। और किस फॉर्म में? बहुत अच्छे डेवलपमेंट में। ओके, नेगेटिव वे में नहीं बेटा, अच्छी चीजों में उसका क्या हो रहा है, रैपिडली चीजें डेवलप हो रही है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज दैट इज टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग द मोबाइल फोन, फैक्स, ये सारी वो जो चीजें हैं वो तो और ज्यादा क्या हो रही है, बढ़ रही है इसकी फैसिलिटीज आपको। अब आप देखो गांव होगा, बैकवर्ड एरिया होगा, वहां पे भी आपको फोन की फैसिलिटी मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे एरियाज है कि आपको ऐसी टेक्नोलॉजी, मतलब ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट, आजकल फोन क्या हो गया बेटा, बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको अब हर जगह, हर
टाइम पे मिल सकती है। और ये किसकी वजह से हुआ, ये जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुआ, रैपिडली इंक्रीजमेंट हुआ, कम्युनिकेशन में हुआ, इंफॉर्मेशन में, इन चीजों की वजह से आजकल हर कस्टमर के पास, हर कंज्यूमर के पास आप ये चीजें देख सकते हो। और दुनिया में आप कहीं पे भी रहते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो, आपको कोई डिले नहीं। आपने 2 मिनट में फोन घुमाया किसी को भी और आपने बात कर ली, डजेंट मैटर वो अमेरिका में है या सिंगापुर में है, बिल्कुल नहीं। वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन रैपिडली, ताकि जो इंफॉर्मेशन है कम्युनिकेट, जैसे कि हमें पता है रिमोट एरिया में तो हम तुरंत से कर देते, पर अगर आप वाइड रेंज सोचो तो भी ये चीजें उसके अंदर इंक्लूड की गई है। दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। और ये सब पॉसिबल किसकी वजह से हो रहा है, ये पॉसिबल हो रहा है आपका जो कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट्स लगाई जाती है उसकी वजह से ये चीजें पॉसिबल हो चुकी है। और सैटेलाइट्स कब लगाए गए, जब टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ। ओके, as you would be aware, computers have now entered almost every field of activity. Yes, अगर आप अभी देखो तो आपको हर जगह जो कंप्यूटर है वो मिलेगा। मतलब आप छोटी सी किराने की भी शॉप देखो, ग्रोसरी शॉप भी देखो, मेडिकल देखो, कहीं पे भी देखो, आपको इजीली कंप्यूटर्स मिल जाएंगे। हर फील्ड में आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Okay, let's start. You might have also ventured into the amazing world of internet. Obviously आज इंटरनेट है, इसीलिए तो आप कविता मैम को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, where you can obtain and share information on almost anything you want to know. अब इंटरनेट की वजह से आप कुछ भी कहीं पे भी क्या कर सकते हो, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट इज ईमेल। अगर आपको क्वेश्चन अभी अगर आपको वन लाइनर में पूछ रहे हो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड टॉक वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट निग्लिजिबल कॉस्ट। मतलब इतना कॉस्ट है जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। ईमेल का यूज कर सकते हो, वॉइस मेल का यूज कर सकते हो दुनिया के किसी भी कोने में। और ये पॉसिबल कब हुआ, ये पॉसिबल हुआ हमारा डेवलपमेंट जब हमने किया, किसमें, टेक्नोलॉजी में किया, कम्युनिकेशन में किया। इन सैटेलाइट्स की वजह से ये सभी चीजें आपको इजीली देखने को मिल सकती है। और जो कॉस्ट है एक ईमेल के लिए, आपको 1000 रुपए पे नहीं करने पड़ते, नहीं, बहुत ही, अगर आपने इंटरनेट आपके घर पे है तो बहुत ही कम कॉस्ट। इंटरनेट का कितना कॉस्ट होता है, 6, 5, 7, 10,000 जो आपके ईयरली पैकेजेस होते हैं उस हिसाब से। तो मतलब जो अमाउंट आपको पे करनी पड़ी वो बहुत कम है, या बोलो ऐसी है कि आप उसे निग्लेक्ट भी करोगे तो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब हमने देखा था लिबरलाइजेशन का मतलब, ओके, liberalization of foreign trade and foreign investment policy. Let us return to the example of import of Chinese toys in India. Suppose the Indian government puts a tax on import of toys. ठीक है, अब इसमें हम किसके एग्जाम्पल पे जाते हैं, हम जाते हैं कौन से एग्जाम्पल पे, हम जाएंगे चाइनीज टॉयज। क्यों, क्योंकि वो सबका फेवरेट एग्जाम्पल था। उसमें हमने क्या देखा कि जो इंडियन टॉयज है वो क्या थे, कॉस्टली थे, बट जो इंडियन टॉयज थे वो कॉस्टली थे, और चाइनीज टॉयज एज कंपेयर टू इंडियन टॉयज
कम कॉस्टली थे, मतलब थोड़े, मतलब चीप थे। इन शॉर्ट वो थोड़े चीप थे, मतलब इजीली इंसान अगर टॉयज बाय करने जाएगा तो वो टॉयज को लेगा जो चीप हो, मतलब जो उनको सस्ते में पड़े। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट अ टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर सपोज इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया, हमने नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम उन जो टॉयज इंडिया में लाए जाते हैं, ओके, तो उनपे हम क्यों ना कुछ टैक्सेस ऐड कर दें, जिससे किसका फायदा होगा, आगे देखते हैं। व्हाट वुड हैपन, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर टैक्स उस पर हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा। Those would wish to import this toys would have to pay tax on this। तो जिनको अगर हमारी कंट्री में अपने टॉयज बेचने हैं तो अब उनको टॉयज बेचने तो जरूर पड़ेंगे, बट अब उनको बेचने पड़ेंगे टैक्सेस के साथ, मतलब टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो चाइनीज टॉय की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, बिकॉज उसके ऊपर टैक्सेस लग गए। Because of the tax, buyer will have to pay a higher price on imported goods। अब क्या हुआ, उस पे प्रोडक्शन मतलब जो टॉयज थे उस पे क्या हुआ, टैक्स कर दिया, मतलब वो जो अमाउंट है टॉय की वो बढ़ गई। तो अब अगर किसी को टॉय खरीदना है तो उसको एक हाई अमाउंट, मतलब एक हाई पैसे उनको, मतलब अ गुड अमाउंट, जैसे कि पहले 50 रुपीज में आता था तो अब वो 100 रुपीज में आने लगा। क्यों, ड्यू टू टैक्स। 100 रुपीज का पहले आता था, ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, टैक्स को ऐड कर दिया हमने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने, और वो चीज हो गई 200 की। तो अब जो पहले बायर था, एक अच्छा सा हम बायर बनाते हैं, ओके, अब जो बायर था जिसको पहले 100 रुपए में मिलता था वो सेम टॉय, टैक्स की वजह से अब उसे कितने में मिल रहा है, अब उसे 200 में मिल रहा है। तो आगे क्या होगा, चाइनीज टॉय विल नो लॉन्गर बी चीप इन द इंडियन मार्केट्स एंड इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि तो जो चाइनीज टॉयज हैं उनकी अमाउंट बढ़ गई, मतलब वो खुद ब खुद अब इंडियन मार्केट में उसे खरीदा ही नहीं जाएगा, क्योंकि हम इंडियंस तो क्या अच्छी चीजें पर सस्ते भाव में, तो अब चाइनीज में तो वो रहा नहीं। तो अब क्या करेगी इंडियन, वो चीजों को नहीं लेगी। मी बीइंग अ बायर, मैं अब वो चीज नहीं लूंगी, तो ऑटोमेटिकली अगर अभी चीजें नहीं बढ़ रही है, प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ रहा है, या बोलो बायर्स के थ्रू अगर मार्केट में चीजें खरीदी ही नहीं जा रही है, तो ऑब्वियसली उसका जो इंपोर्ट है वो अपने आप कम हो जाएगा। अब पता चला, इंडियन टॉयज मेकर विल प्रॉस्पर, मतलब जो इंडियन टॉयज वाले हैं, जैसे कि मैडम है ये इंडियन टॉयज बनाती है, तो अब मैं खुश हो गई। क्यों, क्योंकि अभी मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई कि मैं क्या करूं, मैं अपने टॉयज पे काम करूं और इंडियन मार्केट में सस्ते भाव में अपने टॉयज को बेचूं। अब बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट, मैडम आप तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, वो इसीलिए क्योंकि कहा मैंने बोला ना चैप्टर्स कम हुए हैं, तो आपको बस मेरी ये स्टोरी याद रखो, मेरी बीच में बातें याद रखो, और देखो कैसे आपकी चीजें हो जाएगी, आपको वरी करने की जरूरत ही नहीं है। एंड यस, अगर आपको कोई भी डाउट हो बेटा, कोई भी XYZ लिबरलाइज ग्लोबलाइज जो भी डाउट्स हो, मुझे लाइव मिलिए 6:30 to 7:30, और वहां पे आप अपने डाउट्स पूछे और आपको देखिए ऐसे चुटकी में ही आपको आंसर मिल जाएगा, तो आपका और क्लियर हो जाएगा ना, ऑल क्लियर। वैसे कोई डाउट्स नहीं तो आपका ऑल क्लियर क्या होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। अब जो हमने यहाँ पे टैक्स देखा, ये टैक्स जो इम्पोज किया चाइनीज टॉयज पे, ये क्या है, ये ट्रेड बैरियर है, मतलब ट्रेड करने पे रुकावटें आ गई। किसकी वजह से, टैक्स की वजह से। इट इज कॉल्ड अ बैरियर। ये बैरियर मतलब ये रुकावट क्यों बोला गया है, बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन पुट अप, कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले, वो रिस्ट्रिक्शंस क्या थे, वो थे आपके टैक्स। Government can use trade barriers to increase or decrease, regulate foreign trade and
to decide what kind of goods and how much of each should come into the country. अब इसमें ये बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि कंट्री में कितना मतलब कितनी चीजें आनी चाहिए, ट्रेड कैसे होनी चाहिए, कोई चीज ज्यादा आनी चाहिए, कोई चीज कम आनी चाहिए. तो इन चीजों पे अब किसका राज हुआ? अब हुआ हमारे गवर्नमेंट का राज. ऑब्वियसली अगर बाहर से ही हम चीज लेते गए कोई रुकावटें नहीं, तो हमारे बेचारे इंडियन जो मेकर्स है, प्रोड्यूसर्स है, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, इंडियन मार्केट में शायद फॉरेन की डिमांड ज्यादा हो रही थी, तो इससे इंडियन मार्केट को नुकसान हो रहा था. तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियसली बीइंग इंडियंस हम तो हमारा नुकसान करेंगे नहीं, तो हम टैक्स डाल देते हैं. तो उन्होंने टैक्स डाल दिया. तो जैसे टैक्स डाला वो एक रुकावट बन गई, क्योंकि पहले वो 100 रुपए में सेल करते थे इंडिया में, अब उन्हें 200 रुपए में सेल करना पड़ रहा है. और अब 200 रुपए में सेल करना पड़ रहा है मतलब ऑब्वियसली कस्टमर्स कम हो जाएंगे. इसीलिए ट्रेड बैरियर को, टैक्स को एक ट्रेड बैरियर माना गया. ओके, ट्रेड बैरियर मतलब उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले. द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड. अब इंडिया ने इंडिपेंडेंस लेने के बाद उन्होंने क्या किए, बैरियर्स, रुकावटें डाले फॉरेन ट्रेड पे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे. दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन. ऑब्वियसली हम खुद के घर को खराब करके दूसरों को घर में खुशी नहीं डालेंगे. ऑब्वियसली हमें खुशी तो सब जगह रखनी चाहिए, पर पहले हमें हमारा देखना चाहिए. तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट है तो वो तो पहले इंडिया की ही देखेगी. तो उन्होंने क्या किया, जैसे इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस डाल दिए कि फॉरेन ट्रेड ना हो सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो सके, ताकि जो हमारे बेचारे इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो भी कम से कम कुछ कर ले. क्योंकि फॉरेन और इंडियन में ऑब्वियसली कंपटीशन ज्यादा होगा. फॉरेन अगर आपको इतनी अच्छी चीजें देगा तो इंडियन प्रोड्यूसर्स तो वहां से चले ही गए. तो ये कंपटीशन जो था इसे कम करने के लिए, और वैसे टैक्स देंगे तो वो इंडिया को ही मिलेगा. हाँ, इंडस्ट्रीज वेर जस्ट कमिंग अप इन 90s 50s. यस बेटा, इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वो कौन सा साल था जब कंट्री में कंपनीज, इंडस्ट्रीज आ रही थी, एंड कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव बीन अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप. अब इनके बीच जो कंपनीज थी वो आ रही थी, कंपटीशन था इंपोर्ट्स का, बट क्या हुआ, बहुत जगह इन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा था. वुड नॉट हैव बीन अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप. दस अब इन सब चीजों का क्या इफेक्ट पड़ा? दस इंडिया अलाउड इंपोर्ट्स. अब इंडिया ने अलाउ किया इंपोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. मतलब अब एसेंशियल मतलब जो कंट्री के लिए एसेंशियल है. नहीं मैडम मुझे तो कार की बहुत जरूरत है तो मेरे लिए तो कार एसेंशियल है. नहीं, जो कंट्री के लिए एसेंशियल था उन्होंने उन्हीं चीजों को इंपोर्ट करना, मतलब अपनी कंट्री में आना स्टार्ट करने दिया. या अगर आपको ऐसे पूछा कुछ ऐसे एग्जांपल्स बता दो जिसके लिए इंडिया ने इंपोर्ट अलाउ किया था, तो आपको पता होना चाहिए वो एसेंशियल आइटम्स थे सच एज मशीनरी हो गई. इंडिया के पास इतनी सपोज टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो मशीनरीज को लाने दे सकते थे ताकि उसका इफेक्ट आपके कंट्री पे अच्छा पड़े. फर्टिलाइजर्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी जो चीजें हैं वो उसके अंदर आती है जो एसेंशियल है. नोट मतलब अब तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि नोट लिखा है, नोट भी कर लो. Note that all developed countries during the early stages of development have been given protection to domestic producers through a variety of means. ठीक है, जब all जो developed countries थी, जो ना धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया ताकि एटलीस्ट वो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को दे सके. एक वैरायटी ऑफ जो भी गुड्स है वो उसके अंदर तक दे सके. द नोट ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, जो भी वहां के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन्स, बहुत सारे तरीकों से. नाउ स्टार्टिंग अराउंड 19 स्टार्टिंग. अब मैंने बुक इसीलिए रखी है कहीं कोई चीज मेरी मिस ना हो जाए आपसे.
Starting around 1991, some far-reaching चेंजेस इन पॉलिसी वेयर मेड इन इंडिया। 1991 में आप देखो बहुत सारी ऐसी जो चेंजेस थी वो इंडिया में लाई गई थी। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड come for Indian producers to compete with producers around the globe। अब उन्होंने सोचा कि अब टाइम आ गया है, हमारे प्रोड्यूसर्स अच्छे से सेट हो गए हैं, तो अब हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं इन्हें हम ग्लोबली मौका दे ताकि वो बाकी प्रोड्यूसर्स के साथ क्या कर सके, compete कर सकें। It felt that competition would improve the performance of producers within the country since they would have to improve the quality। अब उनको ये लगा कि कंपटीशन में चलो हम चले तो जाएंगे बट हमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले जिस चीज पे हमें काम करना था वो थी क्वालिटी। दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इस डिसीजन को जो भी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया कि नहीं भाई ये बात तो सही है। Thus barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent। पूरा रिमूव नहीं किया गया बेटा बट बहुत हद तक रिमूव कर दिया गया था कि हाँ भाई जो ट्रेड बैरियर्स है, कुछ चीजें हैं जैसे कि हमने पहले देखा वो सब को लिबरल किया गया, मतलब कम किया गया। This meant that goods could be imported and exported easily and also foreign companies could set up factories and offices here। अब इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स है वो अदला बदली हो सकती है, मैं भेज सकती हूँ, मैं ला सकती हूँ फॉरेन कंपनीज में इजीली। इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थे कुछ सेटअप। इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज है, जो ऑफिसेज है वो इजीली सेटअप हो जाए। अब आया लिबरलाइजेशन। हमने ऊपर देख लिया कि क्यों कम हुआ, क्या हुआ, किस लिए हुआ, तो ये हम अभी आगे देखेंगे। अब आपको पूछा जाएगा लिबरलाइजेशन का मतलब रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट नोन एज लिबरलाइजेशन। हाँ भाई मुझे नहीं चाहिए फोर्ड की गाड़ी, आपने हटा दिया कि नहीं भाई मैं नहीं भेजूंगा, सामने से लेके आऊंगा, नहीं। जब कोई भी बैरियर या कोई भी रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट अपने हिसाब से हटाती है दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट ने ही सेट किए थे, ओके आपने सेट नहीं किए थे, जब गवर्नमेंट उन्हें हटा दे that is known as liberalization। With liberalization of trade, business are allowed to make decision freely but what they wish to import or export। अब इस liberalization में क्या हुआ कि ट्रेड तो फ्री करी थी बट बिजनेसेस अपने डिसीजन रख सकते थे कि उन्हें क्या भेजना है और क्या मंगवाना है। The government imposes much less restriction than before and is therefore said to be more liberal। पहले के हिसाब से अगर अभी देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, रिस्ट्रिक्शंस है जो क्या हो गई, कम हो गई। एक सेकेंड, ओके अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब कौन आया, अब आया सबका हेड, वो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने छोटा सा देख लिया था कि ये क्या है क्या नहीं है, बट ऑब्वियसली मैडम बोल रही हैं तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही। तो अगर सपोज आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्ट नोट बोल दिया, ठीक है, 2 मार्क्स में बोल दिया, सॉरी 2 नहीं 3 मार्क्स में बोल दिया, 4 में 5 में, तो आप इजीली बेटा उसको लिख सकते हो। ऑब्वियसली अब मैडम ये भी आपको एकदम स्टोरी की तरह पूरा अच्छे से बता देंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया, ट्रेड मतलब चीजों का आदान प्रदान, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक पूरा ऐसा एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये क्या करेगा, we have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organization। अब जैसे कि हमने देखा जो liberalization, जो foreign trade, जो investment है वो क्या की गई, सपोर्ट की गई थी बहुत सारे powerful international organization की वजह से। These organizations say that
all barriers to foreign trade and investment are हार्मफुल। अब उन्होंने बोला कि सारे ही बैरियर्स अगर आप डालोगे फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। देयर शुड बी नो बैरियर। अब वो ऐसा बोलते हैं कि वहां पे कोई बैरियर्स नहीं होना चाहिए। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। अब वो बोलते हैं कि जो ट्रेड कंट्री के बीच में होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए, जिसको जो भेजना है आप भेजो, कोई चीज मैटर नहीं करेगी। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। अब उन्होंने बोला कि जो सारी कंट्रीज है, इंडिया, अमेरिका, सिंगापुर, दुबई, जितनी भी कंट्रीज है वो ये बोल रहे हैं कि सारी चीजें क्या हो जाए, लिबरलाइज हो जाए, मतलब जो पॉलिसीज है वो फ्री हो जाए, लिबरल हो जाए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, उसका मेन एम ये है टू लिबरलाइज एक सेकेंड, इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज नेम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। वो क्या करेगा, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करेगा। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्री। अब इन्होंने किससे इनिशिएटिव लिया, किससे स्टार्टअप लिया, डेवलप्ड कंट्रीज से। WTO एस्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। अब आपको बोलेंगे WTO का क्या काम है, वो क्या करता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स, यस 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, दी रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अब WTO क्या इस्टेब्लिश करती थी, वो रूल्स बनाती थी कि इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे रूल्स बनाने चाहिए, क्या चीजें अच्छी है, क्या चीजें नहीं है, एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड। ओके, तो अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो कंट्रीज है उन्होंने ऑब्वियसली रूल्स रेगुलेशन सब बना दिए। अब WTO ये भी देखेगी कि वो रूल्स को ओबे भी करना पड़ेगा। ओके, अगर ओबे नहीं किया तो आप उनकी जो दे मेंबर्स वगैरह बनाते हैं, हर कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपको उससे हटा भी सकते हैं। तो उनका ये भी ध्यान रहेगा कि आप वो सभी रूल्स को ओबे करो। ओबे मतलब ऑब्वियसली माना, जैसे कि हमें भी बहुत सारे रूल्स मानने पड़ते हैं। Nearly 160 countries of the world are currently members of WTO as on June 2014। अगर अब तक का देखो तो 160 ऐसी कंट्रीज है जो WTO में क्या है, करंटली तक उसकी मेंबर है। कब तक का डेटा है ये, 2014 तक। अब तक का बढ़ भी गया होगा क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज तो सबके लिए फायदेमंद ही है। Now, though WTO is supposed to allow free trade for all, in practice, it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers। अब क्या हुआ, WTO ने ये सोचा था कि हाँ भाई हम सभी चीजें हैं उन पे क्या करेंगे, ट्रेड फ्री कर देंगे। इसके साथ जो डेवलप्ड कंट्री थी वो कुछ चीजें अनफेयरली करने लगी ट्रेड में। ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स have forced the developing countries to remove trade barriers। अब WTO ने क्या किया, फोर्स किया डेवलपिंग कंट्रीज को कि आपको अपने जो ट्रेड बैरियर्स है, जो रुकावटें, उसे हटाना ही पड़ेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द करंट डिबेट ऑफ ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर तो क्या होता है, चीजें होती ही रहती है। अब हम देखते हैं क्या है वो डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस। यू हैव सीन एग्रीकल्चर, हम आगे देखेंगे दैट एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड द बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सफिशिएंट क्या लिखा है, पोर्शन ऑफ द GDP इन इंडिया। ओके, अब इसमें ये बोला गया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बल्क में वो आपको क्या देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, और एक पोर्शन जो है, सिग्निफिकेंट पोर्शन है, वो GDP में इंडिया के कंट्रीब्यूट करती है। So compare this to the developed countries such as US with the share of agriculture in GDP is only 1% and its share in the total employment is tiny, बहुत छोटा सा है, that is 0.5%, and yet
This very small percentage of people who are engaged in agriculture in US receive massive sum of money from US government for production and the export to other countries. Obviously इंडिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट भी देती है एग्रीकल्चर, और उसके साथ साथ जीडीपी में भी एक अच्छा पार्ट वो कंट्रीब्यूट करती है. अगर दूसरे हेड में हम देखें तो आपको इससे पता चलेगा कि यूएस में जीडीपी में वो सिर्फ 1% देती है और टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ओनली 5.5% है, 5% नहीं 0.5% है. बट फिर भी वहां पे इतना स्मॉल परसेंटेज है, फिर भी ये यूएस के तरफ से उन्हें बहुत ज्यादा, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें बहुत ज्यादा मैसिव सम ऑफ मनी यूएस गवर्नमेंट उनको देती है. ड्यू टू दिस मैसिव मनी दे हैव रिसीव, इसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा जो पैसे हैं वो मिलते हैं. यूएस फार्मर्स कैन सेल दी फार्म प्रोडक्ट एट अबनॉर्मली लो प्राइस. तो यूएस फार्मर्स क्या करते हैं, अबनॉर्मली उनको वो जो चीजें हैं, प्रोडक्ट्स है, उन्हें लो प्राइस में बेचनी पड़ती है. ओके मतलब बेचनी पड़ती मतलब वो बेचते हैं. The surplus farm products are sold in the other country market at low prices. तो फिर जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट्स थे उन्हें वो दूसरे मार्केट्स में बेचती है, अफेक्टिंग मार्केट फार्मर्स इन दी कंट्रीज. इससे क्या होता है कि सभी जो फार्मर्स हैं उन्हें ये चीज अफेक्ट करती है. डेवलपिंग कंट्रीज आर देयरफॉर आस्किंग the developed countries government we have reduced trade barriers as per WTO rule. अब वहां पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो बोलती है डेवलप कंट्रीज को कि हमने जो WTO ने बोला उस हिसाब से हमने जो बैरियर्स है वो हटा दिए. बट you have ignored the rules of WTO and have continued to pay your farms वास्ट सम्स ऑफ मनी. बट आपने ये चीज डेवलप कंट्री ने फॉलो नहीं की और अभी तक आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हो अपने फार्मर्स को. यू हैव आस्क्ड आवर गवर्नमेंट टू स्टॉप सपोर्टिंग आवर फार्मर्स बट यू आर डूइंग टू सो योरसेल्फ. अब वो बोलते कि आपने हमें तो ये चीज रोकने के लिए बोला, बट आप कैसे इसमें अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हो. इज दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड. तो वो क्वेश्चन पूछे कि क्या ये सही है फेयर ट्रेड, मतलब कि कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, जो रूल्स एक पे लागू है वो सब पे लागू होना चाहिए. तो ये जो थी ये आपकी पूरी डिबेट थी ट्रेड प्रैक्टिसेस में. ऑब्वियसली अगर आप एक के ऊपर रूल्स डाल रहे हो, प्राइसेस कम कर रहे हो, तो दूसरे के ऊपर नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट फेयर. इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ. तो ऑब्वियसली ये फेयर ट्रेड नहीं है. यस मेरा रेफरल कोड प्लीज यूज करिएगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो. दैट इज KAVITA. आपको नीचे दिख सकता है यहाँ पे. ओके देखिए 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा आपको. अब नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. ऑब्वियसली अगर हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट इंडिया पे आया. ओके अब इसमें बेटा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. मैडम आप तो हर ही चैप्टर को ही पूरा इंपॉर्टेंट बता दिया, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है ही. ओके चलो सब 2 मिनट का जल्दी से ब्रेक ले लो. मैं भी पानी पी लेती हूँ और आप लोग भी पानी पी के आए. अगर एक साथ बैठे हुए हो तो मतलब कंटिन्यूअसली देख रहे हो तो 2 मिनट पॉज कर दीजिएगा और पानी पी लीजिएगा. हो गया 2 मिनट नहीं हुआ पर हम अभी स्टार्ट कर देते हैं. आप 2 मिनट का ले लीजिए, कोई बात नहीं, मैं नहीं ले सकती. In the last 20 years, globalization of the Indian economy has come to a long way. मतलब last 20 years में अगर आप देखो ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ता जा रहा है. What has been its effect on lives of people? Obviously बढ़ता जा रहा है तो इसका इफेक्ट लोगों पे क्या पड़ा.
लेट अस लुक एट सम ऑफ द एविडेंस। ये कुछ एविडेंस है जो हमें मिले हैं, तो हम इसके थ्रू देखेंगे। Globalization and greater competition among producers, both local and foreign producers have been of advantage टू कंज्यूमर्स। अब इसमें ऐसा बोला गया है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोकल और फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स है, जो प्रोड्यूसर्स है, उन्हें बहुत ज्यादा ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर, इनसे ज्यादा एडवांटेज किसको मिला? कंज्यूमर्स को। जैसे कि हम पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरिया, और ज्यादा अगर देखा जाए वो सेक्शन है तो वो आपका है अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज मतलब सिटीज हो गए जो फुल्ली अच्छे से डेवलप्ड है, वो सारे हो गए अर्बन एरिया। यहाँ पे लोगों को ज्यादा फायदा मिला। कैसे? देयर इज अ ग्रेट चॉइस बिफोर दिस कंज्यूमर हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड लो प्राइसेस फॉर सेवरल गुड्स। कैसे? क्योंकि अब उनके पास चॉइसेस बहुत है। फोर्ड लेनी है, स्कोडा लेनी है, कौन सी भी लेनी है, स्कॉर्पियो लेनी है, जो है वो आपके ऊपर, महिंद्रा, ओके, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट कर रही है। तो अब ये कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करो, आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी चीज लेनी है। अब वो उनको ज्यादा मजा इसलिए आ रहा था क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव हुई, प्राइस जो है कम हुई, और जो प्रोडक्ट्स थे, हमारी जो गाड़ियां थी, उसमें क्या हुआ, उन्हें चीजें बेहतर मिली। एज ए रिजल्ट इसका क्या रिजल्ट आया? दीज पीपल टुडे एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैन वॉज पॉसिबल अर्लियर। अब प्राइस कम है तो ऑब्वियसली मैं अच्छी गाड़ी में घूमूंगी, ठीक है। तो ये ही गाड़ी पहले बहुत महंगी थी तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, जो पहले पॉसिबल नहीं था। Among producers and workers, the impact of globalization has not been uniform. दोनों पे वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ, वर्कर्स पे, प्रोड्यूसर्स पे। ग्लोबलाइजेशन कुछ कुछ चीजें चेंज हुई। फर्स्टली सबसे पहले जो हुआ वो ये था, MNCs have increased their investment in India over the past 20 years. MNCs ने क्या किया, उन्होंने इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, which means investing in India has been beneficial for them. अब क्या, ऑब्वियसली वो इंडिया में अगर इन्वेस्ट कर रहे, अपनी चीजें भेज रहे, तो वो उनके लिए क्या हुआ, वो उनके लिए बेनिफिशियल हुआ। MNCs has been interested in industries such as cell phones. अब MNCs बहुत ज्यादा मार्केट कवर करने लगे, जैसे कि सेल फोन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, फास्ट फूड हो गया, और सच सर्विसेज एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज। तो ये सारे जो बेनिफिट्स है वो MNCs अभी देने लगी, इंटरेस्टेड होने लगी कि हाँ भाई मैं ये चीज जो है ये इंडिया में लाऊंगा। These products have a large number of well-off buyers. अब इन सभी प्रोडक्ट्स का हमें पता है बहुत लार्ज नंबर में जो थे वो बायर्स थे। In these industries and services, new jobs were been created. अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि जॉब्स तो जो थे वो लोगों को अब ज्यादा मिलने लगे। Also, local companies supplying रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा टू दिस इंडस्ट्रीज हैज प्रॉस्पर्ड। अब इसमें क्या हुआ कि जो छोटी छोटी जो कंपनीज थी, जो इंडस्ट्रीज थी, अब उन्हें और ज्यादा फायदा क्यों होने लगा? क्योंकि MNCs ने बहुत ज्यादा अमाउंट इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो बहुत सारी चीजें और ज्यादा वहां पे क्या करने लगी, इंटरेस्टेड होगी, वहां पे डेवलप करने लगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, मतलब उन्हें रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पत्थर से तो बनाएंगे नहीं, हमें फ्रूट्स चाहिए होंगे, वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो स्मॉलर कंट्री के लिए बेनिफिशियल था। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि इम्पैक्ट इंडिया, मतलब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या इंडिया पे पड़ा। जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी प्रॉस्पेरेड, मतलब वो भी एकदम खुश हो गई, उनकी चीजें भी बढ़ती रही। बढ़ता बिजनेस तो सबको अच्छा लगता है, आपको बढ़ते मार्क्स अच्छे लगेंगे। सेकेंडली, अब बाद में क्या हुआ, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन। ऑब्वियसली जो बहुत बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज थी उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, इतना ज्यादा कंपटीशन हुआ, तो दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी। अब उन्होंने इन्वेस्ट किए किसमें, नई नई टेक्नोलॉजी को खरीदने में। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स हैज रेज्ड देयर प्रोडक्शन
स्टैंडर्ड। अब टेक्नोलॉजी बढ़ी मतलब उनका प्रोडक्शन भी बढ़ा। अब प्रोडक्शन भी बढ़ा मतलब लोगों का जो एक स्टैंडर्ड बढ़ा। प्रोडक्शन रेज दैट प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। पहले पुरानी टेक्नोलॉजी से 100 प्रोडक्ट्स बनाते थे, अब नई टेक्नोलॉजी से 1000 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये चीजें जो है वो इंक्रीज होती रही। तो आपको अगर बेनिफिट्स पूछे बेटा ग्लोबलाइजेशन के, तो आपको इसका आंसर इस फॉर्म में देना है। Some have gained much successful collaboration with foreign companies। और कई ऐसी सक्सेसफुल जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन किया, मतलब वो उनके साथ जुड़ गए। Moreover, globalization has empowered some large Indian companies to इमर्ज एज मल्टीनेशनल देमसेल्फ। अभी उन्होंने क्या किया, बाकी इंडियन कंपनीज है, बाकी कंपनीज के साथ मिलके उनको और बड़ा कर दिया, जैसे कि टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल, इन्फोसिस आईटी में, रनबैक्सी मेडिसिन, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स, ये नट्स एंड बोल्ट्स के जो हुए वो आर सम इंडियन कंपनीज विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। ये कुछ इंडियन कंपनीज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड क्या कर रही है, ट्रेड का बेनिफिट उठा रही है। ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली दोस्त इंप्रूविंग आईटी। अब वहां पे उन्हें बहुत सारी और ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जिसमें कंपनीज क्या कर सकती है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। पर्टिकुलरली वो कौन सा था, ज्यादातर अगर आप देखो तो आईटी में। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर द लंडन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जांपल। मतलब इंडियन की जो कंपनी थी वो मैगजीन्स बनाती थी, किसके, लंदन बेस्ड की जो कंपनीज थी उनके लिए। बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ द services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in the country such as India and are exported to the developed country। अब जो कंट्री है वहां पे आप देखिए कहाँ, हाँ, डेटा एंट्री हो गई, अकाउंटिंग का हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जो भी ये चीजें थी, ये सभी चीजें इंडिया में की जाती थी चीपली और ये एक्सपोर्ट की जाती थी फॉरेन कंट्रीज में। आई होप कोई आपको डाउट नहीं हुआ होगा, और होगा तो प्लीज प्लीज लाइव पे ज्वाइन करिए, वहां पे मुझे पूछे और मैं आपको आंसर डेफिनेटली दूंगी। अब हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। ये देखिए ये पर्सन है, ये क्या कर रहा है, नाउ आई एम रेडी टू इन्वेस्ट। और क्या देख के उसने यहाँ बहुत सारी चीजें, मैं लेजर पेन लाती हूँ आप लोगों के लिए, लेजर पेन तो आप लोगों को कुछ अलग दिखे, ओके, अलग बुक नहीं दिखेगी, सिर्फ आपको पेन अलग दिखेगा, ओके। अब ये पर्सन है, मस्त है, ये बोल रहा है कि चलो ये चीजें मुझे अट्रैक्ट कर रही है कि मैं क्या करूं, इन्वेस्ट करूं, इसलिए बोल रहा है नाउ वी आर रेडी। हम क्या है, हम रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए। In recent years, the central and the state government in India are taking special steps to attract foreign companies to invest in India। अब कुछ सालों से अगर आप देखो तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, कुछ स्पेशल स्टेप्स ले रही है ताकि वो फॉरेन कंपनीज को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। अट्रैक्ट क्यों, क्योंकि हम अट्रैक्ट होंगे तभी तो हम जाके देखेंगे कि चीजें क्या है। इंडस्ट्रीज जोन कॉल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये जो पूरा जोन है इंडस्ट्री का, इसे बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब सीज आर बीइंग सेटअप। तो ये कुछ वो है जो एक पर्टिकुलर, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो सिर्फ इन चीजों पे काम करेगी कि हम कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अट्रैक्ट करें और ज्यादा उसे लेके आए। सीज आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, इनके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशन फैसिलिटी, ये सभी चीजों पे ये क्या करेगी, ध्यान देगी। कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन अंटिल इन द सीज डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। अगर कंपनीज है जो अपना प्रोडक्शन इन यूनिट्स में डालेगी, सीज में डालेगी, तो उन्हें आगे 5 साल तक उन्हें कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा।
गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब चेंजेस जो है, फ्लेक्सिबिलिटी है गवर्नमेंट ने अलाउ करी इन लेबर लॉस के रिलेटेड अगर उन्हें कुछ रूल्स अप डाउन करने तो वो कर सकते टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. ओके, you have seen in chapter 2 that the companies in the organized sector have to obey certain rules. Obviously हमने देखा था कि आपका जो था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसमें हमने देखा ना जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे रूल्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या करनी पड़ती है, आपको फॉलो करनी पड़ती है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ओके, हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था दैट कंपनीज हैव टू ओबे रूल्स, और वो किसके लिए, ताकि जो अपने वर्कर्स को वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके उनके राइट्स को, उन्हें किसी भी तरीके से मैन्युपुलेट नहीं कर सके. इन द रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज अलाउड कंपनीज टू इग्नोर मेनी ऑफ दिस. तो बहुत सारे जो थे जो रूल्स थे जो अननेसेसरी थे या जो बेनिफिशियल नहीं थे, उन्हें अलाउ किया कि वो उन्हें इग्नोर भी कर सके. इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर शॉर्टर पीरियड्स. अब क्या होता है, वो टाइम उनको अलॉट कर दिया कि हाँ भाई आप 3 महीने में भी हायर कर सकते हो, 5 महीने में भी हायर कर सकते हो. इससे क्या होगा, ठीक है, जो पहले क्या रूल्स थे कि पहले हाँ भाई जो कस्टमर्स, आई एम सो सॉरी, कस्टमर नहीं, जो एम्प्लॉयज थे, यस एम्प्लॉयज थे, वो क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा टाइम करते थे. तो कुछ चीजों के ऊपर उन्होंने लिबरलाइजेशन रखा. अब कंपनी जो है वो अपने हिसाब से जो रूल्स है वो रेगुलेशंस है वो बना सकती है. फॉर शॉर्टर पेमेंट देयर इज इंटर्न प्रेशर ऑफ वर्क, जब बहुत ज्यादा प्रेशर ऑफ वर्क हो तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, ज्यादा या कम का, जो उनके लिए बेनिफिशियल हो. दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी. ये इसीलिए किया जाता है कि जो कंपनी का है जो लेबर का कॉस्ट है वो कम हो जाए. However, still not satisfied, foreign companies are demanding more flexibility in labor laws. बट अभी तक भी वो क्या इतने सेटिस्फाइड नहीं है और बहुत सारी और फ्लेक्सिबिलिटी वो मांग रहे हैं. स्मॉल प्रोड्यूसर्स compete और पेरिश. अब आपका इसमें नेक्स्ट दिया है कि जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से या जो भी ये चेंजेस आते हैं इसकी वजह से क्या वो compete कर पाते हैं, मतलब वो सर्वाइव कर पाते हैं या वो खत्म हो जाते हैं, मतलब वो वहां पे आगे फिर नहीं बढ़ पाते. फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज पोस्ट मेजर चैलेंजेस. जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे उनके लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया. अब आप देखो यहाँ पे ये खुश नहीं है, ये क्या है, अपसेट है. पेन बहुत चला जाता है, लेके आए. आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये देखिए आप, ये पर्सन क्या है, ही सैड. और वो क्यों सैड है, वो सैड है कुछ ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज की वजह से या कुछ चीजें उसको अफेक्ट हुई है, तो इसमें ही इज नॉट हैप्पी. राइजिंग कॉम्पिटिशन. अब यहाँ पे इसका नाम हमने रख दिया रवि. रवि डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही वुड हैव टू फेस अ क्राइसिस इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ एज इंडस्ट्रियलिस्ट. ये क्या, ये एक अच्छा खासा इंडस्ट्रियलिस्ट था. अब इसने जब भी ये ग्लोबलाइजेशन आया तो इससे क्या हुआ, इसने नहीं सोचा था कि इतनी सारे क्राइसिस, इतनी सारी कमियां हमें देखने को मिल सकती है. रवि took a loan from the bank to start his own company. अब रवि ने क्या किया, रवि ने एक बैंक से लोन लिया और उसने सोचा चल मैं बैंक से लोन ले लेता हूं और मैं अपनी इंडस्ट्री को, अपनी कंपनी को स्टार्ट करता हूं. इन 1992 इन होसर, ठीक है, उसने वहां पे होसर में अपनी एक जगह जो है इंडस्ट्री स्टार्टअप करने का उसने सोचा. कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस. कैपेसिटर्स जो होते हैं वो बहुत सारे होम अप्लायंसेस में यूज होते हैं, इंक्लूडिंग ट्यूबलाइट्स हो गई, टेलीविजन हो गया. Within 3 years he was able to expand production and had 20 workers working under him. Okay, अब इसमें ये बोल रहे हैं कि 3 साल तक उसका काम अच्छा चला, उसने 20 वर्कर्स को अपने अंडर
काम करने के लिए रखा. His struggle to run his company started when the government removed restriction on import of capacitors as per its agreement at WTO in 2001. अब उसकी मुश्किलें, उसका स्ट्रगल तब चालू हुआ जब इंडियन गवर्नमेंट ने कैपेसिटर्स पे क्या हो गए, जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए. और कब वो एग्रीमेंट आया WTO में? 2001 में. His main clients, उसके main clients कौन थे? The television companies used to buy different components including capacitors in bulk for the manufacturing of television sets. तो वो क्या करते थे, पहले क्या करते थे, जो टेलीविजन वाले जो कंपनीज होते थे बल्क में, मतलब बहुत ज्यादा बल्क, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वो लेते थे टेलीविजन सेट्स में, और इन सब में जरूरत पड़ती होगी, मतलब जरूरत पड़ती है इसलिए. However, competition from the MNC brand forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNCs. अब क्या हुआ कि competition बढ़ गया तो MNCs ने क्या किया, उन्हें ये चीज हो गया कि हाँ भाई छोटे कंपनीज को हमें assemble करके काम करना अब पड़ेगा. Even when some of them brought capacitors, they would prefer to import as the price of which imported item was half the price charged by the people like रवि. अब क्या हुआ, रवि कुछ प्राइस उसकी फिक्स होगी तो बाकी जो थे तो उन्होंने वो हाफ प्राइस पे उसे क्या करने लगे, इंपोर्ट करने लगे. रवि नाउ प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ द कैपेसिटर्स दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2000. अब क्या हुआ कि रवि जो उसकी प्रोडक्शन थी वो कम हो गई. क्यों? बिकॉज इतने सारे कैपेसिटर्स वहां पे थे और वो भी आधे प्राइस में बेच रहे थे in this year 2000 and has been seen and has only 7 workers working for him. अब 20 से डायरेक्ट वो क्या हो गया, 7 हो गए. क्यों? बिकॉज अब उसका प्रोडक्शन ही कम हो गया. Many of Ravi's friends in the same business in Hyderabad and Chennai have closed their unit. और रवि के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हैदराबाद में मतलब अपने यूनिट्स इनफैक्ट बंद तक करने पड़े इतने ज्यादा कंपटीशन की वजह से. अब क्या आया, बैरियर्स, कैपेसिटर, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल आर सम एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर द स्मॉल मैन्युफैक्चर हैड बीन हिट हार्ड ड्यू टू कंपटीशन. मतलब उनको एक बहुत जोर से मारा गया. किनका? आप प्लास्टिक टॉयज देख लीजिए, कैपेसिटर्स वाले हमने देखा, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ. सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव शट डाउन. बहुत सारे जो यूनिट्स थे वो बंद किए गए थे. रेंडरिंग मेनी वर्कर्स जॉबलेस. बहुत सारे वर्कर्स को जॉबलेस हो गए थे, मतलब उनके पास कोई काम नहीं था, मतलब उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो बढ़ गया था. देखिए 200 जो मिलियन इन द कंट्री नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर. तो इतने सारे जो लोग थे अब वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गए, मतलब वो अनएम्प्लॉयड हो गए. It's again, sorry, the small industries in India employ the largest number of workers. I'm sorry, यहाँ पे मैंने देखा नहीं. Shut down rendering many workers job. Obviously, अगर वो जगह छोटी जगह में रहते हैं और उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया, they will shift to agriculture only. The small industries in India employ the largest number of workers, that is 20 million in the country, next only to agriculture. अब आपका कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, क्या चीजें आपको ग्लोबलाइजेशन की वजह से यहाँ पे और देखने को मिली. ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंटली चार्ज द लाइव्स ऑफ वर्कर्स. मतलब उन्होंने जो वर्कर्स थे उनके लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया. फेस्ड विथ ग्रोइंग कंपटीशन, ग्रोइंग कंपटीशन मतलब जो ग्रोइंग कंपटीशन थे उसके साथ मोस्ट एम्प्लॉयज दिस डेज प्रिफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी. अब क्या हो, इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया तो जो एम्प्लॉयर्स थे ओके वो सोचते थे कि हम क्या करें, हम एम्प्लॉयज जो वहां पे काम करते उन्हें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे. दिस मीन्स दैट द वर्कर्स जॉब आर नो लॉन्गर सिक्योर. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहां पे वर्कर्स थे उनकी जो जॉब थी वो सिक्योर्ड नहीं थी. Large MNCs in the garment industry in Europe and America order
देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्ट। जैसे कि हमने देखा था कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो क्या करती थी, वो इंडिया से अंडर गारमेंट्स हो गए, ये सब चीजें क्या करती थी, प्रोडक्ट्स मंगवाती थी। These large MNCs with worldwide network look for the cheapest goods in order to maximize their profit। अब जो कंट्री थी, जो MNCs थी, उसका एक ही टारगेट था, वो ये था कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, प्रॉफिट को ला सके। ऑब्वियसली अगर वो प्रॉफिट लाना चाहेंगे तो उन्हें चीपेस्ट से चीपेस्ट लेबर उनको अगर मिलेगा तो ही वो अपने जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, उसे इंक्रीज कर पाएंगे। टू गेट दिस लार्ज ऑर्डर्स इंडियन गारमेंट्स एक्सपोर्टर ट्राई हार्ड टू कट देयर ओन कॉस्ट। तो ये ऑर्डर मिलते थे तो इसकी वजह से इंडियन जो लोग थे वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे ताकि अपना कॉस्ट उनका वो कम कर सके और ज्यादा चीजें बढ़ा के उन्हें दे सके। एज अ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली आप क्या नहीं कर सकते हो, आप रॉ मटेरियल्स तो जो आने हैं वो तो आने, उसके पैसे जितने लगने हैं वो तो लगने ही है, तो आप रॉ मटेरियल्स को कम नहीं कर सकते थे। हाँ, where earlier a factory used to employ workers on a permanent basis, now they employ workers on a temporary basis। अब क्या हो, पहले उन्होंने जो वर्कर्स हायर किए थे वो कैसे हो गए, वो परमानेंट बेसिस पे करते थे, बट अब अगर देखा जाए तो वो टेम्पररी बेसिस पे करते थे ताकि वो कभी भी किसी को कहीं भी निकाल सके। Yes, basis now workers on temporary basis so that they do not have to pay workers for the whole year। क्यों उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने इसलिए सोचा कि अगर हम कुछ एम्प्लॉयज को निकाल देंगे या जो भी उसमें चीजें हो तो हमें पूरे साल में कंटिन्यूस पूरे साल उनको पे नहीं करना पड़ेगा। वर्कर्स ऑल्सो हैव टू पुट अ वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वर्क नाइट शिफ्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग पीक सीजन। जब पीक सीजन जो बहुत चीजों की डिमांड हो जाए, रेनकोट्स हो गए या फिर कोई भी क्रैकर्स फैक्ट्री हो गई, पीक होता है सीजन के, यहाँ पे आपको क्रैकर्स दिवाली में पीक, तो वहां पे क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाते थे जो वर्कर्स, वो नाइट शिफ्ट में भी काम करते थे, पूरा पूरा दिन काम करते थे जब पीक सीजन आते थे। वेजेस आर लो। ऑब्वियसली वेजेस, मैंने वापस आपको बता दूं, वेजेस डेली बेसिस पे मिलती है, सैलरी आपको मंथली बेसिस पे मिलती है। वेजेस आर लो एंड वर्कर्स आर फोर्स्ड टू वर्क ओवर टाइम टू मेक बोथ एंड्स मीट। अब क्या होते थे, जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स थे वो किन्हें फोर्स करते थे, वो फोर्स करते थे उनके वर्कर्स को ताकि वो अपना जो प्रोडक्शन है, जो चीजें जितनी सेट की गई है उतनी दे सके, तो वो क्या करते थे, उनसे ओवर टाइम करवाते थे। ओवर टाइम जो कंपनी है उसके टाइम से ज्यादा वो उनको बिठा के काम करवाते थे। While this competition among the garment exporters has allowed the MNCs to make large profit, workers are denied their fair share of benefit brought अबाउट बाय ग्लोबलाइजेशन। तो अभी जो कंपटीशन हो रहा था गारमेंट्स की वजह से, तो एमएनसीज थी ये क्या अलाउ कर रही थी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। वर्कर्स का जो फेयर चीजें थी उन्हें क्या कर रही थी, वो निग्लेक्ट कर रही थी, क्योंकि उन्हें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से फायदा हो रहा था। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे गारमेंट वर्कर की। 35-year-old सुशीला हैज spent many years as a worker in the garment export industry of Delhi। ठीक है, 35 साल की इसने अपना बहुत टाइम कहाँ पे स्पेंड किया, गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाली जो इंडस्ट्री थी वहां पे। शी वॉज एम्प्लॉयड एज अ परमानेंट वर्कर। वो वहां पे अब आप देखिए बेटा, इसके बेसिस पे भी अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले एमसीक्यू में कि अगर ये चीज हुई तो ये चीज का आप आंसर कैसे करोगे, तो आपको यहाँ पे ये जो सारी केस स्टडीज है ये काम आएगी। She was employed as a permanent worker। उसे permanent worker वहां पे रखा गया था। Entitled to health insurance, provident fund, overtime as a double rate when Sushila's factory closed in the date 90s। ठीक है, ये सारे बेनिफिट उसको मिल रहे थे, बट जब सुशीला's फैक्ट्री, जब उसकी फैक्ट्री बंद हुई, कब, 1990s में। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर 6 months she finally got a job 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम व्हेन शी लीव्स। तो ऑब्वियसली कंपनी बंद हो गई, तो अब उसने 6 महीने कंटिन्यूसली जॉब ढूंढी, तो उसके घर से जहां पे वो रहती थी 30 किलोमीटर दूर उसको कोई काम मिला।
For several years, she is a temporary worker and earn less than half of what she was earning earlier. अब क्या हुआ, उसको टेम्पररी बेसिस पे रखा और जो पहले जितना वो कमाती थी अब उसका आधा कमाती है. ओके, अब उसका क्या करती है, वो आधा कमाती है. Even after working in this factory for several years, she is temporary worker. Obviously बहुत टाइम तक उसने काम किया बट फिर भी अभी तक उसे परमानेंट नहीं किया गया था और अमाउंट भी बहुत कम था. सुशीला leaves her house every morning 7 days a week at 7:30 a.m. and return 10 p.m. अब सुबह वो 7:30 जाती थी और रात को 10 बजे वो घर पे आती थी और 7 मतलब कोई हॉलीडे नहीं, कोई उसको छुट्टी नहीं मिलती थी. She has none of the benefits she had to get earlier. जो पहले उसके बेनिफिट्स थे वो कौन कौन से थे हमने यहाँ देखा. ठीक है, यहाँ देखा हमने परमानेंट वर्कर थी, इंश्योरेंस मिलता था, फंड मिलता था, ओवर टाइम मिलता था, ये सारी बेनिफिट्स उसको अभी नहीं थी. फैक्ट्रीज क्लोजर टू हर होम हैव वाइडली फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स एंड देयरफॉर पे इवन लेस. ठीक है, जो उसके घर के नजदीक जो थी उसके जो ऑर्डर थे वो बहुत फ्लक्चुएटिंग थे, मतलब आज ज्यादा हो गए तो कल कम हो गए और जिस कंपनी में वो अभी काम कर रही थी उससे भी ज्यादा, मतलब उससे भी कम वो उसको पैसे दे रही थी. तो देखिए लोगों को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी. द कंडीशन ऑफ वर्क, the condition of work and the hardship of the worker described above have become common to many industrial unit and services in India. मतलब ये जो हार्ड वर्क लोग कर रहे थे अपने जॉब को बचाने के लिए, ये जो भी हमने अभी एग्जांपल देखा, ये बहुत सारी चीजें कॉमन हो गई थी इंडिया में. मोस्ट वर्कर्स टुडे आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज थे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या हो गए, वहां पे स्विच हो गए. Moreover, increasingly, condition of work in the organized sector have come to resemble unorganized sector. अब ये सारी चीजें देखिए, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर थे वो भी धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज जैसे ही हो गए क्योंकि वो भी इतने बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज को नहीं दे रहे थे. Workers in the organized sector such as Sushila no longer get the production and benefit of that they enjoyed earlier. तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोगों को पहले बेनिफिट मिलता था अब उन्हें वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है. आज हम ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बस ये आपका लास्ट पार्ट है बेटा, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करिएगा. मैडम इतना सुन लिया तो थोड़ा और सुन लीजिए, तो चीजें क्या पता, नहीं तो कई बार क्या होता है कि आपने जो चीजें स्किप करी उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, एग्जाम में होता है शेट ये नहीं पढ़ूंगा नहीं आएगा, बट एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है. तो आप क्या करो, सभी करके जाओ, कोई रिस्क ही मत लो. और 10th बोर्ड है बेटा, तो आपको ना चाह के भी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. बार बार मैं बोल रही हूँ सिलेबस आपका कम हुआ है, मतलब कि उसकी जो इंपॉर्टेंस है हर चैप्टर की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है. The above evidence indicates that not everyone had benefit from globalization. जैसे कि हमने देखा हर किसी को ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या नहीं मिला, बेनिफिट नहीं मिला. People with education, skill, wealth have made the best use of new opportunities. जिनके पास एजुकेशन थी, स्किल थी, वेल्थ थी, उन्होंने इस चीज का बहुत ज्यादा क्या लिया, फायदा उठाया. On the other hand, there are many people who have not shared the benefits. दूसरे हाथ में अगर आप देखो सुशीला जैसे लोग जिनको फायदा नहीं देखने को मिला. Since globalization is now relatedly the question is how to make globalization more fair. तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोग सोच रहे हैं, एक ये क्वेश्चन अराइज हुआ है तो कि ग्लोबलाइजेशन को हम कैसे फेयर करें, मतलब कैसे सबके लिए इक्वल करें. फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. अगर आपको पूछा गया फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है तो आपको पता होना चाहिए फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या करेगा, क्रिएट करेगा अपॉर्चुनिटीज.
would create opportunities for all and also ensure that benefits of globalization are shared better। तो वो ये सोचेंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज है सबसे पहले तो वो सबको मिले और इसके साथ साथ जो बेनिफिट्स है ग्लोबलाइजेशन के बेटा वो सब में बराबर शेयर हो। The government can play a major role in making this possible। अब इसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले कर सकता है तो वो है आपका गवर्नमेंट, क्योंकि हम पॉलिसीज नहीं ला सकते हैं। Its policies must protect the interest not only of the rich and the powerful but also the people of the country। इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ कंट्री को ही पावरफुल बनाए, बट इसके साथ साथ हमें वहां के लोगों का भी ध्यान रखना है। देखिए, इट्स पॉलिसी मस्ट बी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल, मतलब जो अमीर लोग हैं उनके, उसके साथ साथ जो लोग बाकी कंट्री में भी रहते हैं उन्हें उनका भी ध्यान देना चाहिए। You have read about some of the possible steps that the globalization can take। Okay? बहुत सारे जो पॉइंट्स हमने देखे उसमें से हम कोई भी चीजों को उठा सकते हैं और लोगों के बेनिफिट के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। For instance, the government can ensure that labor laws are properly implemented and the workers get their rights। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अब इसमें गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो लॉज बने हैं लेबर के लिए, लेबर लॉज हो गया जैसे कि पीएफ हो गया, ग्रेजुटी हो गई, इक्वल बेसिस पे जो मिलनी चाहिए, वीकडेज पे जो सैलरी या वेजेस मिलनी चाहिए, वो सभी जो लॉस है उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए अच्छे से, ताकि जो उनके हक है लोगों के, वो वर्कर्स जहाँ पे काम कर रहे हैं उनके जो हक है उन्हें इजिली वो मिले। It can support small producers to improve their performance till the time they become strong enough to compete। और जो small producers होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। किस चीज के लिए उन्हें सपोर्ट करना चाहिए? कि वो एक बार इतने स्ट्रांग हो जाए ताकि वो जो मार्केट है वहां पे compete करने के लिए लायक बन जाए। और इसमें तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करके, मतलब लोन्स देके वो क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज है, जो कंपनीज है, उन्हें वो सपोर्ट कर सकते हैं। इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। अगर नेसेसरी है तो गवर्नमेंट को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स पे भी क्या करना चाहिए? चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। इट कैन निगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स। ऑब्वियसली अगर WTO के कुछ रूल्स अगर उन्हें तोड़ने पड़े या निगोशिएट करना पड़े, बात करनी पड़े, तो वो उन्हें जरूर करनी चाहिए ताकि सभी जगह फेयर रूल्स वो बना सके। इट कैन ऑल्सो अलाइन विथ अदर डेवलपिंग कंट्रीज विथ सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO। अब क्या करना चाहिए? उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज के साथ अलाइन होना चाहिए, मतलब मिल जाना चाहिए, ताकि वो फाइट कर सके जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके ऊपर जो प्रेशर डाल रही है उसकी वजह से वो उन्हें क्या कर सके? हेल्प कर सके। डोमिनेंट मतलब किसी पे हावी होना, तो डेवलपिंग कंट्रीज पे डेवलप्ड कंट्री क्या होती है? हावी होती है। इन द पास्ट few years massive campaigns and representation by people's organization has influenced important and decision relating to trade and investment at WTO। कुछ अगर आप पीछे कुछ सालों में देखो तो बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए गए हैं लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हर चीज अच्छे से वहां पे जाए। रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट दी WTO, ताकि लोग वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स बताए, अपनी बातें वहां पे रखें। This has demonstrated that people also can play an important role in the struggle for globalization। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो भी एक important रोल प्ले करते हैं जब हम फेयर ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तब अब आप लोग खुश हो गए होंगे कि हाँ भाई मैडम फाइनली चैप्टर खत्म हो गया, और आप खुश इसीलिए भी हुए होंगे कि मैडम अब तो एक वर्ड टू वर्ड आपने बोला था, तो आप तो लिटरली वर्ड टू वर्ड समझा रहे हो। तो बेटा ये आप लोगों के लिए ही जरूरी है। मैंने बोला बार बार, बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आए लाइव क्लासेस में, बहुत बच्चों ने बोला कि मैडम प्लीज आप ग्लोबलाइजेशन को वर्ड टू वर्ड करवाइए।
इसीलिए मैंने ये जो चैप्टर है वो वर्ड टू वर्ड आपको कराया ताकि वर्ड टू वर्ड आपको समझ में आ जाए। अब करेंगे छोटी सी समरी के हमने क्या क्या चीजें उसके अंदर पढ़ी। इन दिस चैप्टर वी लुक्ड ऑल द प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऑब्वियसली जो चीजें अभी चल रही है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर वो हमने देखी। ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन वापस रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर ही उसका है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस और रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज, मतलब जो कंट्रीज क्या होती है एक दूसरे के साथ लिंक हो रही है, इंटीग्रेट हो रही है बहुत जल्दी जल्दी। कहाँ पे? कंट्रीज, सारी जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ मिल रही है। दिस इज हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ? रैपिड चीजें हो रही है, मतलब जो दिस इज हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई, ये चीजें बढ़ रही है। MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ये मैंने आपको 10 बार बोल दिया होगा, अभी 11वीं बार बोलूंगी कि MNCs एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। More and more MNCs are looking for locations around the world that are cheap for their production। ठीक है, अब इसमें ये बोले कि बहुत सारे जो MNCs है वो ऐसी जगह ढूंढती है जहां पे वो क्या कर सके? प्रोडक्शन कर सके, इंडस्ट्री को सेटअप कर सके, बट यहाँ पे उन्हें चीप लेबर, सस्ते लेबर मिले, मतलब उन्हें चीजें इजिली मिल जाए, कोई ज्यादा उन्हें पे करना नहीं पड़े। एज अ रिजल्ट, अब इस सबका रिजल्ट क्या आया? प्रोडक्शन इज बिन ऑर्गेनाइज इन कॉम्प्लेक्स वे। ये जो सारा प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज है इसका जो वे है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में पर्टिकुलरली बोला IT हैज प्लेड अ बिग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी, कम्युनिकेशन ही अच्छे से नहीं होगा, तो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? तो IT कंपनीज जो है, इंडस्ट्रीज जो है, या जो ये IT जो पूरा संभालते हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ताकि वो क्या कर सके? ऑर्गेनाइज कर सके सभी प्रोडक्शन को। In addition, liberalization of trade and investment are facilitated globalization by removing barriers to trade and investment at the international level। अब liberalization हमने देखा, जब आप कोई रूल्स हटा देते हो, रेगुलेशंस हटा देते हो, ताकि कंट्री क्या कर सके? इजिली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, और जिससे क्या हो जाए? आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, ट्रेड भी बढ़े। एट द इंटरनेशनल लेवल, ऑब्वियसली एट अ इंटरनेशनल लेवल। Now, WTO has put pressure on developing countries। अब WTO ने प्रेशर डाला डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर टू लिबरलाइज ट्रेड, ताकि वो क्या कर सके? ट्रेड को लिबरलाइज कर सके और इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज कर सके। While globalization has benefited well of consumer, बट इसमें सबसे ज्यादा अगर कंज्यूमर का हुआ है, किसी का फायदा हुआ, तो वो है कंज्यूमर। क्यों? बिकॉज उनको बहुत सारे वेराइटीज ऑफ गुड देखने को मिल सकते हैं एक ही शोरूम के अंदर। एजुकेशन, हाँ, एंड ऑल्सो प्रोड्यूसर, और कौन कौन से प्रोड्यूसर जिनके पास स्किल हो, एजुकेशन हो, वेल्थ हो। मेनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स हैव सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ राइजिंग कंपटीशन। हमने सुशीला जैसे देखे, रवि जैसे लोग देखे जो बहुत ज्यादा जिनको अफेक्ट भी हुआ है। क्या? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ऑब्वियसली फेयर ग्लोबलाइजेशन होगा तो सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने कंट्री के लिए कर पाए, अपने लिए भी कर पाए। ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड शेयर बेटर क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, एंड ऑल्सो इंश्योर कि ये इस चीज को इंश्योर भी करना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो सभी के बीच में क्या हो जाए? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। चलो, आस्क मी एनीथिंग, अभी पूछो, कमेंट कर दो, कोई बात नहीं, बट आप मुझे लाइव जरूर देख सकते हो। कहाँ पे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। एक सेकेंड, माई पेन, यस, मेरा पेन बहुत ज्यादा लिखती हूँ इसलिए नहीं चल रहा, ठीक है, या बिल्कुल नहीं लिख रही हूँ इसलिए नहीं चल रहा, ठीक है। तो आप मुझे 6:30, एक सेकेंड, लेट मी रिकनेक्ट इट। ओके, अब ये चला। 6:30 to 7:30 आप मुझे रोज अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए बेटा, जल्दी से जाके डाउनलोड करिए, और आप मुझे वहां पे फॉलो करिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप मुझे वहां पे पूछ सकते हो। और सब्सक्रिप्शन तो मैडम आप पढ़ा रहे हो तो हम जरूर लेंगे। यस बेटा, आपको जरूर लेना है, बस मेरा
कोड इस्तेमाल करना है तो मैं डेफिनेटली आपको पढ़ाऊंगी। मेरा कोड है KAVITA, कविता। क्विजेज होते हैं हमारे, ओके। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और पार्टिसिपेट करिए हमारे क्विज में, लाइव क्विज में। अब बेटा मेन बात आपकी ये हुई प्लस सब्सक्रिप्शन की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कितने सारी जो अमाउंट है वो बहुत ही नॉमिनल है, जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो अपने लिए। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आपको देते हैं वो हम भी आपको देते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस, और हर सब्जेक्ट के लिए डेली लाइव क्लासेस होते हैं, वीकली क्विजेस होते हैं, जिससे आपको पता चले कि हाँ भाई मैंने कितनी चीजें की थी और कितनी मुझे आई। डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस होती है, जहां पे अगर आपको कोई भी डाउट हो आप लाइवली मुझे पूछो, मैडम ये चीज मुझे समझ में नहीं आया, मुझे वापस समझाओ, तो डेफिनेटली मैं आपको वहां पे समझाऊंगी। और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, यू डोंट हैव टू वरी। टेस्ट सीरीज होगी चैप्टर के हिसाब से, टॉपिक्स के हिसाब से, ताकि आपको पता चले बेटा कि मुझे कैसे कैसे क्या करना है। एक चैप्टर कर लिया, पढ़ लिया, देख लिया, अब वो टेस्ट दे दो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये चैप्टर अब मेरा क्लियर है। अब प्लस सब्सक्रिप्शन हमने देख लिया, अब यहाँ पे है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलेगा। इसमें प्लस वाले सभी बेनिफिट्स तो है ही है, इसके साथ और एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स है। अब देखिए, अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो प्लस सब्सक्रिप्शन पे अगर आप 24 मंथ्स का लेते हो तो सिर्फ 25,000 है, 18 मंथ्स का 20,000 बेटा, 12 मंथ्स का ओनली 15,000 और 6 मंथ का 10,000। तो बेटा जितना जल्दी हो सके आपके एग्जाम के हिसाब से आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बस, और कुछ मत करिए। और देखिए बाकी सब हम आप लोगों के लिए करेंगे। आइकॉनिक में क्या चीजें ऐड होगी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ का पहले मैं अमाउंट बता दूं, 12 मंथ का है 12,800, 18 मंथ का है 35,000, 24 मंथ्स का है 48,000, फिर अगर आप 36 मंथ्स का देखो तो 66,000, फिर 48 मंथ का 83,000। मतलब देखिए अमाउंट बहुत नॉमिनल और टाइम है वो बहुत ज्यादा है। अब आपको यहाँ क्या क्या मिलेगा प्लस में, बेस्ट एजुकेटर्स तो पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस भी होगी, क्विजेस भी होंगे, और आपको मिलेगा क्रिएटिव कॉर्नर। अब क्रिएटिव कॉर्नर क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आइकॉनिक में इंडिया बेस्ट, आप जल्दी से जाके अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्रिएटिव कॉर्नर भी फ्री मिलेगा। आइकॉनिक में आप देखोगे इंडिया बेस्ट एजुकेटर तो पढ़ाएंगे, उसके साथ पर्सनल मेंटर, हर पर्सनल मेंटर अगर हाँ भाई ये स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है तो मैं पर्सनली उसे ध्यान रखूंगी, जो भी चीजें आपको होगी उस चीज में मैं आपको गाइड करूंगी। लाइव डाउट सेशन होगा, इंटरैक्टिव क्लासेस तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ आपको लाइव मिलेगा डाउट सॉल्विंग की क्लास, लाइव टेस्ट भी मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको पेरेंट के साथ भी हम कनेक्ट करेंगे, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि उनके बच्चों की जो ग्रोथ है वो कैसे हो रही है, एंड दे कैन ऑल्सो टेक केयर कि उनके बच्चा कितना ज्यादा ग्रो हो रहा है। क्रिएटिव कॉर्नर मिला आपको? यस। आगे बताऊंगी, यहाँ पे हम आपके लिए स्टडी प्लान भी बनाएंगे, ओके। आपको कब क्या क्या पढ़ना है ऐसा पूरा एक चार्ट होगा जिसमें सभी चीजें डिटेल में मेंशन की गई होगी, और अकॉर्डिंगली चीजें आपको भी करनी है और हमें भी करनी है। अब आया क्रिएटिव कॉर्नर। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोज आपको कुछ अलग चीज है, इसकी पोइट्री में आप अच्छे हो, स्टोरी टेलिंग में अच्छे हो, तो इन चीजों को और पॉलिश किया जाएगा। और ये क्रिएटिव कॉर्नर विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अनअकैडमी इज इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप बस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और देखिए आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, ये सारे जो हमने देखे, पोइट्री हो गया, रोबोटिक्स, जिस चीज में बेटा आपको इंटरेस्ट है वो चीजों में आपको और ज्यादा पॉलिश किया जाएगा। अब हमारे जो ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं, 9th के चल रहे, 10th के चल रहे, जिसमें से हम देखिए पहले प्री बोर्ड से पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, सब चीजों का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे क्लासेस होते हैं डेली, तो आपको जो भी डाउट हो आप उसे इजिली बोल सकते हो। और जो लाइव क्लास होगी, कंडक्ट होगी, वो होगी आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी।
आई होप अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आज मैडम ने जो करवाया वो आपको करना भी है, और इन सभी चीजों का भी ध्यान रखना है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप देखिए कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और हाँ, वी ऑल विल से ओनली वन थिंग, लेट्स क्रैक 10 CBSE। और हाँ, बस मेरा कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा जो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। यूट्यूब पे आप जरूर कमेंट करिए, देखिए, और अगर डाउनलोड सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लेट्स क्रैक 10 CBSE तो प्लीज 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 जाके उसे सब्सक्राइब करिए। एक लाइक तो डेफिनेटली बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत है ये मेरे बच्चों के लिए जो बोर्ड्स में इस बार प्रेजेंट होने वाले हैं। एंड आई रियली वांट मेरे जितने भी बच्चे मेरे वीडियोस देखे हैं जब वो बाहर आए तो उनको लगे थैंक गॉड हमने मैडम की क्लास देखी थी और वो सारी चीजों से हमें आज इतना फायदा हुआ। और हमारा सिर्फ एक टारगेट है, दैट इज 95। कहां पे 95? ये रहा 95%। ओके, ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन करिए, वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे, जो भी अपकमिंग वीडियोस है वो आपको वहां पे मिलेगी। बेल आइकन को तो जरूर हिट करोगे, अगर हिट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा मैडम का वीडियो पोस्ट हो गया है। ओके, अब पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा नहीं मैडम बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ा हो गया, बट पॉज कर करके देखेगा, बट जरूर देखेगा, आपको सभी चीजें वहां डिटेल में देखने को मिलेगी। और फिर आपको बार बार देखिए ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए, और इसमें से कुछ भी अगर आपको पूछे तो यू शुड बी एबल टू आंसर। ग्लोबलाइजेशन क्या है, एमएनसीज कब आई, क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे, वो सभी चीजें डिटेल में आपको इस चैप्टर में मैंने बता दी है, ताकि एक वर्ड भी आपका ना छूटे। अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक मुझे अनअकैडमी ऐप पे जरूर जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे।